डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी बीमारी जिससे अधिकतर महिलाएं आजकल ग्रसित हो जा रही हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, जैसे कि आप रसौली के नाम से भी जानते हैं और मेडिकल टर्म में इसको मायोमा और लियोमायोमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से फाइब्रॉइड होता है, क्या कारण है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें जो फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड मांस से बनी हुई एक गांठ होती है जो कि यूट्रस से ही निकलता है। यूट्रस से एक अलग से ग्रोथ हो जाता है, उसी का मांस का ही बना हुआ। इसमें ना तो पल्स होता है, ना तो ब्लड पाया जाता है और ना ही पानी मिलता है। ये जो है डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ये स्मॉल से लेके मीन्स बहुत छोटे से एक दाने से लेकर के 1 से 2 किलो साइज़ की बड़ी रसौली के रूप में, मतलब गांठ के रूप में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि किस पार्ट में मिलता है यूट्रस के। तो ये यूट्रस की दीवार पे भी मिल सकता है, उसके मुंह पे भी मिल सकता है और साथ ही साथ यूट्रस के बाहरी पार्ट में भी हो सकता है और कभी कभी यूट्रस के अंदर लटका हुआ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या कारण होता है, किस वजह से ये परेशानी हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है जेनेटिक। अगर जेनेटिक कॉज है, मीन्स आपकी फैमिली हिस्ट्री है फाइब्रॉइड की, तो ये आप में भी आ सकता है। सेकंड, इंजरी। अगर किसी तरह की इंजरी हुई है, आपको इंटरनल हुई है, तो उसके बाद जो सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं उसकी वजह से भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, मतलब किन लेडीज़ में फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें सबसे पहला, अगर आप ओबेज़ हैं, ओबेज़ मीन्स अगर आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो आपको हो सकता है। सेकंड, अगर आपके जो पीरियड्स यानी मेनार्की जो है वो जल्दी स्टार्ट हो गया है, जैसे 12 to 13 ईयर नॉर्मल एज है, लेकिन अगर आपको जल्दी स्टार्ट हो गया है तो भी आगे चल करके ये दिक्कत आपको हो सकती है। थर्ड, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो भी ये दिक्कत आप में आ सकती है। और फोर्थ है यूट्रस में इन्फेक्शन। अगर आपको यूट्रस में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन बार बार हुआ जा रहा है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी दोबारा रिपीट हो जा रहा है, तो अगर ऐसा लगातार बना हुआ है तो भी आगे चल के आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड की दिक्कत है, आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है। तो इसमें अगर यूट्रस जो होगा लार्ज साइज़ का होगा, लार्ज साइज़ जिनमें होगा तो उनमें बैकएक बहुत ज़्यादा मिलेगा। बैकएक के साथ साथ में जो पेन होगा वो लेग्स में रेडिएट होगा। साथ ही साथ फाइब्रॉइड की वजह से ब्लैडर पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसकी वजह से यूरिन में दिक्कत हो सकती है, मीन्स आपको यूरिन की बार बार अर्जिंग हो सकती है, या तो आपको यूरिन पास करने में दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर जो फाइब्रॉइड यानी रसौली है वो रेक्टम पर प्रेशर डाल रही है, रेक्टम पे उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट, जो पीरियड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको पेन बहुत ज़्यादा मिलेगा आप में, और साथ ही साथ क्लॉट्स भी प्रेजेंट रहेंगे। जो ड्यूरेशन होगा लेडीज़ में वो ज़्यादा हो जाएगा पीरियड्स का। जैसे नॉर्मल तो 5 to 7 डेज़ नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड की दिक्कत है तो ये जो साइकिल है आपका, एक साइकिल पूरा नहीं होगा कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की दिक्कत होगी कि मीन्स जो ब्लीडिंग है वो हल्का हल्का चलता ही रहेगा। इस तरह की परेशानी आप में हो सकती है। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि जो रसौली यानी कि फाइब्रॉइड है वो प्रेगनेंसी पे किस तरह से अफेक्ट करती है, किस तरह से असर डालती है। तो इसमें अगर कोई लेडी है, उसमें रसौली की दिक्कत है, छोटा साइज़ है और प्रेगनेंसी हो गई उसको, तो जैसे जैसे फीटस ग्रो करेगा उसी के साथ साथ आपका फाइब्रॉइड भी जो है वो ग्रो करेगा, साइज़ में बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्टर डिलीवरी होने के बाद जो रसौली है वो भी धीरे धीरे साइज़ में छोटी होती जाएगी।
ऐसा इस वजह से होता है कि क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से ही जो फाइब्रॉइड है वो उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होगी वैसे ही उसका साइज़ भी छोटा होता जाता है। नेक्स्ट, अगर कोई लेडीज़ है उसमें जो फाइब्रॉइड का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसने कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, तो आगे चल करके उसको एबॉर्शन या मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ओल्ड लेडी है, जैसे ओल्ड लेडी मीन्स कि मेनोपॉज एज में है और उसके अंदर फाइब्रॉइड है यूट्रस में, और मेनोपॉज हो जाता है, मीन्स कि उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो पीरियड बंद होने के बाद उसका जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक कर जाएगा और छोटा होता जाएगा। ये भी जो हार्मोन है उसकी वजह से ही होता है कि हार्मोन जैसे जैसे बॉडी में कम हो रहे हैं उसकी वजह से फाइब्रॉइड जो है वो धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स अपना सकते हैं कि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो अगर आपको फाइब्रॉइड की दिक्कत है। तो सबसे पहले इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप वॉकिंग कीजिए। जितना फिज़िकल एक्टिविटी रहेगा आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप ओबेज़ हैं तो अपना वज़न कम करने की कोशिश कीजिए। अपने डाइट चार्ट का ध्यान दीजिए, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाइए, तली भुनी बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए, और साथ ही साथ मैदे से बनी हुई चीज़ों का परहेज़ कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इससे बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप इन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं अगर आप में ऐसे लक्षण मिलते हैं तो। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन हो रहा है, बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, साथ ही साथ में पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे आ रहा है पेट में। तो अगर आपको ऐसी कंप्लेन है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की आपको 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी है। इसको 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें डाल करके इस मेडिसिन को पीना है। अगर पानी गुनगुना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है थ्लेस्पी बर्सा पैक्टोरिस। तो ये भी मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है इसके लिए। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपका ड्यूरेशन भी बढ़ गया है, पेन भी है, तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो इस मेडिसिन को ना लें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की दिक्कत है तो इन दोनों मदर टिंचर को मिक्स करके एम्प्टी शीशी में मिक्स करके इस मेडिसिन का 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल करके पीना है। अगली मेडिसिन है ऑरोम्यूर नेट्रोनेटस। तो ये जो है 3x पोटेंसी में लेना है। ये भी इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके अंदर जो रसौली बनी है, गांठ बनी है, इसको लेने से वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर डिज़ोल्व होने लग जाएंगे। तो इस मेडिसिन को 3x पोटेंसी में यूज़ करना है। इस मेडिसिन की आपको 3-3 टैबलेट लेनी है दिन में 3 बार, और इसको गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है कैलकेरिया ओवाटेस्टा। कैलकेरिया ओवाटेस्टा को भी 3x पोटेंसी में यूज़ करना है। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 3-3 टैबलेट आपको लेनी है सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ। और नेक्स्ट है थूजा 200। थूजा 200 को 2-2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 बार दिन में यूज़ करना है। और इसको आपको लगातार, इन मेडिसिन को कम से कम 6 से 8 महीने तक आप लगातार लें। जैसे आपकी परेशानी है, अगर साइज़ बड़ा है आपकी रसौली का तो इसको 1 ईयर तक भी यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ आप अपना जो अल्ट्रासाउंड है उसको रिपीट कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये मेडिसिन जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इनसे बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं। अगर आप रेगुलर इस मेडिसिन को लेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, तो आप बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि मेडिसिन्स में और खाने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर रखें। अगर आपने खाना खा रखा है तो खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद दवाई लें, और अगर मेडिसिन पहले ले लिया है तो कम से कम आधे घंटे बाद ही खाना खाएं। मीन्स खाना और मेडिसिन दोनों को साथ में ना यूज़ करें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।